प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 65। अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 65। ये स्टूडेंट्स, भले ही स्नातक स्तर की परीक्षा हो, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा हो, अर्थात BA MA, इनके अंतर्गत अरस्तू की दास्ता और नागरिकता पर प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हमने अरस्तू का दास्ता संबंधी सिद्धांत समझा दिया है। आज हम अरस्तू का नागरिकता संबंधी सिद्धांत क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। और जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनमें किसी न किसी रूप में अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार के बारे में प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं एक एक करके नोट कर दी हैं। इन सब की व्याख्या हम क्रम से करेंगे। चलिए बेटा, अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार। तो सबसे पहले आपको जो मुख्य बात समझने की है, जिसके लिए हमने प्रयास किया है कि आप डायग्राम के माध्यम से इसको समझें। जो मुख्य बात है बेटा वो ये है क्या कि अरस्तू के जो गुरु हैं, कौन है बेटा वो? यस, प्लेटो। और प्लेटो को राजनीति दर्शन का, राजनीति सिद्धांत का जनक माना जाता है और अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो प्लेटो ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक के अंतर्गत, मैंने आपको पहले ही बताया था, रिपब्लिक के अंतर्गत आदर्श राज्य की स्थापना का सपना संजोया था और उस आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होगा। दार्शनिक राजा का निर्माण कैसे किया जाएगा, इसके लिए उन्होंने शिक्षा सिद्धांत दिया। और प्लेटो ने ये कहा कि जो अभिभावक या संरक्षक वर्ग है, मतलब अभिभावक या संरक्षक वर्ग में दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग आएगा। 3 वर्ग बताए ना प्लेटो ने, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। तो इनमें से जो उत्पादक वर्ग होगा, उत्पादक वर्ग को प्लेटो ने राज्य के नागरिक नहीं माने हैं। ठीक यही बात अरस्तू ने भी स्वीकार की है। मैंने आपको ये कहा था कि प्लेटो अपनी अंतिम रचना द लॉज में जहाँ अपने विचारों को समाप्त करता है, वहीं से अरस्तू अपने विचारों का श्री गणेश करता है। कैसे समझेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ नोट किया है कि जो प्लेटो हैं, प्लेटो कहते हैं कि राज्य ना तो ओक के वृक्षों से जन्मा है, ना चट्टानों से जन्मा है, बल्कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। क्यों? क्योंकि मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताए हैं प्लेटो ने, विवेक, साहस, तृष्णा। इन 3 तत्वों से समाज में 3 वर्ग बनते हैं, विवेक से दार्शनिक शासक वर्ग, या साहस से सैनिक वर्ग, तृष्णा से उत्पादक वर्ग। अब प्लेटो कहते हैं कि जो अभिभावक वर्ग है, अभिभावक वर्ग का मतलब जो 3 वर्ग हैं, उनमें से प्रथम जो 2 वर्ग हैं, दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को प्लेटो ने अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग की संज्ञा दी है। तो प्लेटो जो अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग है, इनको ही राज्य के नागरिक मानता है। ठीक यही बात जो है अरस्तू स्वीकार करते हैं और अरस्तू ने कहा है कि राज्य परिवार का विराट रूप है। राज्य परिवार का विराट रूप है। राज्य परिवार का विराट रूप है, तो आखिर इस राज्य के अंतर्गत नागरिक कौन होंगे, इसके बारे में अरस्तू ने क्या परिभाषा दी है, नोट करेंगे। हमें यह समझना है कि अरस्तू के अनुसार नागरिक कौन है। ठीक है। अब नागरिक का जो अर्थ बताया है अरस्तू ने, आधुनिक समय में लागू नहीं हो सकता। क्यों? इसकी चर्चा हम क्रम से करेंगे। तो सबसे पहले आप जो महत्वपूर्ण बात हैं वो नोट करते चलेंगे। चलो बेटा, सबसे पहले आप नोट करेंगे नंबर 1, बिंदु नंबर 1 में, पॉइंट्स नंबर 1 में, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अरस्तू की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसे कि राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, वह पुस्तक कौन सी है बेटा? पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में अरस्तू ने संविधानों के वर्गीकरण और नागरिकता की चर्चा की है। मतलब पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक
राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ही बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को अरस्तू की रचना पॉलिटिक्स का तो गंभीरता से अध्ययन करना ही चाहिए। अब आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं कि सर क्या आपने इसका अध्ययन किया? यस बेटा, हमने प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तू के पॉलिटिक्स का गंभीरता से कई बार अध्ययन किया है, इसलिए तो हम आज राजनीति विज्ञान आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो संविधानों के वर्गीकरण के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो संविधानों के वर्गीकरण और नागरिकता का उल्लेख कहाँ किया गया है? पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक के अंतर्गत। मतलब अरस्तू की रचना पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में संविधानों के वर्गीकरण और नागरिकता का उल्लेख किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नागरिकता का उल्लेख निम्न में से अरस्तू की पॉलिटिक्स में किस पुस्तक में किया गया है? तीसरी पुस्तक में है। पॉइंट नंबर 2 बेटा, अरस्तू की रचना पॉलिटिक्स की जो प्रथम पुस्तक है, पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स रचना है अरस्तू की, इसकी जो प्रथम पुस्तक है, प्रथम पुस्तक में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा देते हुए अरस्तू कहते हैं कि राज्य समुदायों का समुदाय है। क्या? राज्य, आप नोट करेंगे, राज्य समुदायों का समुदाय है। और अरस्तू ने यहाँ तक कहा है कि राज्य समुदायों का समुदाय ही नहीं है, राज्य समुदायों का समुदाय ही नहीं है, बल्कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है। ये अरस्तू ने कहा है। और राज्य सर्वोच्च समुदाय अरस्तू ने माना, इसलिए ये कहा कि भाई जो राजनीति विज्ञान है वो राज्य का अध्ययन करता है और राज्य सर्वोच्च समुदाय है। इसलिए राजनीति विज्ञान को अरस्तू ने यह सुप्रीम साइंस और सुप्रीम आर्ट की संज्ञा दी है, परम विद्या की संज्ञा दी है, सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। लेकिन अरस्तू ने तीसरी पुस्तक में, अपनी तीसरी पुस्तक में राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय है। तीसरी पुस्तक में राज्य की परिभाषा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय है। और राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय है, इसे ही अरस्तू दूसरे शब्दों में बताते हैं कि राज्य नागरिकों के मेल से निर्मित समुदाय है। अब जरा देखिएगा, राज्य नागरिकों के मेल से निर्मित समुदाय है। अब आखिर ये नागरिक कौन है, हमें तो इसको समझना है। चलिए, नागरिकता का अर्थ, नागरिकता का अर्थ, अरस्तू ने नागरिकता का अर्थ बताते हुए कहा है कि दैट जो मनुष्य न्याय प्रशासन और शासन पदाधिकार में भागीदार है वही नागरिक है। कितनी सुंदर परिभाषा दी है अरस्तू ने। मतलब अरस्तू ने नागरिकता की इस परिभाषा के अंतर्गत वो सब बातें बताई हैं जिनके बारे में अरस्तू ये कहता है कि नागरिक कौन है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है, अरस्तू ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति न्याय प्रशासन में और विधि निर्माण में भाग लेगा, सहभागी होगा, वह ही नागरिक होगा, बाकी नागरिक नहीं होंगे। तो इस आधार पर देखा जाए तो आधुनिक समय में अरस्तू की यह परिभाषा लागू नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आधुनिक समय में तो निवास स्थान, जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है, जबकि अरस्तू ने स्पष्ट कर दिया कि केवल निवास स्थान, जन्म के आधार पर ही नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती, कानूनी अधिकार के आधार पर ही नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती, बल्कि अरस्तू के अनुसार तो नागरिक वह है जो मनुष्य न्याय प्रशासन और शासन पदाधिकार में भागीदार है, वही नागरिक है। फिर कह रहा हूँ मैं, अरस्तू ये कहते हैं भी नागरिक केवल वो है, नागरिक केवल वो है जो राज्य के न्याय प्रशासन में, राज्य के न्याय प्रशासन में, यस नोट करेंगे, राज्य के न्याय प्रशासन में और शासन पदाधिकार में भाग लेता है, केवल वही नागरिक है, बाकी गैर नागरिक है। यस। इसके बाद में अरस्तू इसी संदर्भ में दो बातें बताता है कि किसी राज्य का निवासी होने से उसका नागरिक होना आवश्यक नहीं है। मतलब अरस्तू ने कहा है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य का, नगर राज्य का निवासी है तो निवासी होने से उसका नागरिक होना आवश्यक नहीं। मतलब केवल नगर राज्य का निवासी है तो निवासी होने से नागरिकता नहीं मिलेगी, नो, बल्कि वह न्याय प्रशासन और शासन पदाधिकार में भागीदारी है तो ही नागरिक है, अन्यथा वो नागरिक नहीं है। भले वह वहाँ का निवासी है तो भी उसको नागरिक की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो केवल निवास के आधार पर अरस्तू ने ये बताया कि
उसको नागरिक नहीं कहा जा सकता, किसी व्यक्ति को नागरिक नहीं कहा जा सकता। जबकि आज तो निवास के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, कानूनी अधिकार के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। लेकिन अरस्तु ने इसका जो है खंडन किया है। और इसके बाद हम दूसरी बात बताते हैं। अरस्तु कहते हैं कि निवास, जन्म स्थान या कानूनी अधिकार को नागरिकता का आधार नहीं माना जा सकता। मतलब अरस्तु कहते हैं कि निवास, जन्म स्थान या कानूनी अधिकार को नागरिकता का आधार नहीं माना जा सकता। यह अरस्तु निवास, जन्म स्थान या कानूनी अधिकार को नागरिकता का आधार नहीं मानता है। मतलब अरस्तु ने ये कहा है कि आपका किसी नगर राज्य में जो है निवास है, तो केवल निवास के आधार पर आप उस नगर राज्य के नागरिक नहीं हो सकते हैं, बल्कि आपको न्याय प्रशासन में, शासन पदाधिकार में भाग लेना होगा तो ही आप नागरिक होंगे। दूसरा, जन्म स्थान। यदि आप किसी नगर राज्य के अंतर्गत जन्म ले लेते हैं तो केवल जन्म के आधार पर भी आपको नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती है, आपको न्याय प्रशासन में, विधि निर्माण में भाग लेना होगा। तीसरा, कानूनी अधिकार। केवल कानूनी अधिकार के आधार पर भी आपको नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। जब तक आप न्याय प्रशासन में और विधि निर्माण में भाग ले लेंगे तब तक आपको नागरिक नहीं माना जा सकता। ये अरस्तु कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अरस्तु का कहना ये है कि जो राज्य के न्याय प्रशासन में भाग लेगा, शासन पदाधिकार में भाग लेगा, विधि निर्माण में भाग लेगा, कानून निर्माण में भाग लेगा, केवल वही नागरिक है, बाकी गैर नागरिक है। समझ गए? अच्छा, आप आगे बढ़ते हैं बेटा। अरस्तु कहते हैं कि नागरिक वह है, अब जरा देखिएगा, मैं इसको दूसरे शब्दों में समझा रहा हूँ आपको। अरस्तु ने कहा है कि नागरिक वह है जो न्याय प्रशासन में भाग लेता है, जो साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधायक कार्यों में भाग लेता है। अर्थात अरस्तु ने कहा है कि नागरिक वह है, नंबर 1, नागरिक वह है जो न्याय प्रशासन में भाग लेता है। पहला अर्थ बता रहे हैं कि जो न्याय प्रशासन में भाग लेता है, और दूसरा जो साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधि निर्माण विधायक कार्य में भाग लेता है, मतलब विधि निर्माण के कार्यों में भाग लेता है। तो कुल मिलाकर के अरस्तु ये कहते हैं कि जो न्याय प्रशासन में और विधि निर्माण के कार्य में भाग लेता है वही नागरिक है, केवल वही नागरिक है। अब आज अगर नागरिकता की परिभाषा लागू की जाए तो कितने व्यक्ति भारत के अंतर्गत नागरिक होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग न्याय प्रशासन में और विधि निर्माण में भाग लेते हैं, फिर वही नागरिक होंगे, बाकी गैर नागरिक होंगे। तो आधुनिक समय में अरस्तु की ये परिभाषा लागू नहीं हो सकती है। लेकिन अरस्तु की नागरिकता की परिभाषा का हमें गंभीरता से विश्लेषण करना चाहिए। अगर आधुनिक समय में इसका गंभीरता से विश्लेषण कर करके आधुनिक समय में नागरिकता की परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया जाए तो हो सकता है काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है, जिससे कि जो हमारे देश के अंतर्गत बाहरी घुसपैठी है उन घुसपैठियों के ऊपर काफ़ी सीमा तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये बात सत्य है। इसके बाद में अरस्तु ये बताते हैं कि ये तो नागरिक हो गए जो न्याय प्रशासन में और विधि निर्माण भाग ले, वो नागरिक हैं। लेकिन नागरिक कौन नहीं है ये भी तो जानना जरूरी है। अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन नहीं है, किन को नागरिक नहीं माना है अरस्तु ने? नोट करें, अरस्तु के अनुसार स्त्री मतलब महिला, स्त्री, बच्चे, विदेशी, दास, श्रमिक व मिस्त्री नागरिक नहीं है। अब कंपटीशन में आपसे किसी भी रूप में इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है, ये प्रश्न बनता है। अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन नहीं है, इसके ऊपर भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है। तो आपको जैसे मैं समझा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग समझना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन कौन नहीं है? राज्य की महिलाएं मतलब स्त्री, बच्चे, विदेशी, दास, श्रमिक और मिस्त्री नागरिक नहीं हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात है, अरस्तु ने एक नागरिक में क्या योग्यताएं होनी चाहिए ये भी बताया है ना। आधुनिक समय में जैसे आप अध्ययन करते बोलो राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं हैं, एक सांसद की क्या योग्यताएं हैं, मतलब लोकसभा के सदस्य की, राज्यसभा के सदस्य की क्या योग्यताएं। तो इसी प्रकार से अरस्तु ने भी नागरिक की योग्यताएं बताई है कि भाई जो न्याय प्रशासन में विधि निर्माण भाग लेता है वो नागरिक है। तो आखिर इस नागरिक की क्या योग्यताएं हों, तो नोट करेंगे नागरिक की योग्यताएं। अरस्तु के नागरिक की योग्यताएं, नंबर 1, शासन करने और शासित होने की क्षमता हो। अरस्तु कहते हैं कि नागरिक की पहली योग्यता ये है कि नागरिक के अंतर्गत शासन करने और शासित होने की क्षमता हो, मतलब आदेश देना और आदेश पालन की क्षमता होनी चाहिए नागरिक में।
या शासक और शासित की क्षमता होनी चाहिए नागरिक में। दूसरा, भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो। दूसरा क्या है कि जो नागरिक है वह नागरिक भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो, उसे किसी भी रूप में आर्थिक चिंता ना हो, किसी भी रूप में भौतिक चिंता ना हो। इसीलिए अरस्तु ने नागरिक को आर्थिक चिंताएं ना हो, भौतिक चिंताएं ना हो, उसके घरेलू कार्यों को करने के लिए दास की व्यवस्था की है। इसीलिए दासता का समर्थन किया है अरस्तु ने। यस। तीसरा है कारीगर या मजदूर ना हो, मतलब जो नागरिक है वो नागरिक कारीगर या मजदूर नहीं होना चाहिए। और चौथा है स्त्री न हो, महिला नहीं हो। और पांचवा है वयस्क हो। ठीक है, तो नागरिक की ये 5 योग्यताएं जो है अरस्तु ने बताई है। इसके बाद में नागरिक के गुणों की चर्चा करते हैं। अरस्तु ने कहा कि एक नागरिक में क्या गुण हो, मतलब नागरिक कौन है, ये मैंने आपको बताया दे, जो मनुष्य न्याय प्रशासन और शासन पदाधिकारी में भाग लेगा वही नागरिक है। अब आखिर इस नागरिक में गुण क्या हो, तो अरस्तु कहते हैं नागरिक के गुण के बारे में, उन्होंने कहा है कि नागरिक के गुण के संदर्भ में ये एक नाविक का उदाहरण देते हैं और ये कहते हैं कि एक नाविक के द्वारा अनेकों कार्य किए जाते हैं। जैसे एक जो नाविक होता है वो चप्पू चलाने का कार्य भी करता है, चालक का काम भी करता है, निरीक्षक का भी काम करता है और भी अनेकों काम करते हैं। लेकिन इस नाविक का जो उद्देश्य है वो नौचालन में सुरक्षा करना है। मतलब इस नाविक का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, नौचालन में सुरक्षा प्रदान करना है। तो इसी ही प्रकार से अरस्तु ने कहा है कि श्रेष्ठ नागरिक उसे कहते हैं जिसमें एक ही सद्गुण हो, अर्थात पूर्ण सद्गुण से संपन्न हो। मतलब एक श्रेष्ठ नागरिक उसको माना है, या नागरिक के अंतर्गत यदि गुण की बात आती है तो श्रेष्ठ नागरिक वह है जिसमें कि एक ही सद्गुण हो, अर्थात पूर्ण सद्गुण से संपन्न हो। मतलब जैसे एक नाविक है वो जो है नौचालन में सुरक्षा प्रदान करता है, वैसे ही नागरिक के अंतर्गत ये सद्गुण होना चाहिए। क्या सद्गुण होना चाहिए कि वह न्याय प्रशासन और शासन पदाधिकार में भाग ले। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है, ये कुछ बातें ऐसी जिनको समझना जरूरी है, इन पे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। उत्तम नागरिक और उत्तम व्यक्ति में समता। अभी एक बात बताओ, क्या उत्तम नागरिक और उत्तम व्यक्ति एक ही हैं? समझे बेटा, अरस्तु कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति में पूर्ण सद्गुण होता है। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर भी ये बात आ गई है, ये इधर आए ना, अर्थात पूर्ण सद्गुण से संपन्न हो। जो पूर्ण सद्गुण संपन्न हो श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति में पूर्ण सद्गुण होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है उसमें पूर्ण सद्गुण होता है, जो कि काल, पात्र और संविधान से प्रभावित नहीं होता है। मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसमें पूर्ण सद्गुण होता है और उस श्रेष्ठ व्यक्ति के ऊपर किसी भी काल विशेष का, किसी पात्र विशेष का, किसी भी संविधान विशेष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि जो श्रेष्ठ नागरिक होता है, श्रेष्ठ नागरिक का सद्गुण संविधान के साथ साथ बदलता है। अर्थात राजतंत्र के अंतर्गत श्रेष्ठ नागरिक का सद्गुण अलग होगा, कुलीन तंत्र में अलग होगा, धनिक तंत्र में अलग होगा। मतलब जैसे कि अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन प्रणाली बताई है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संयुक्त प्रजातंत्र। राजतंत्र का विकृत रूप या निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र का विकृत रूप धनिक तंत्र और संयुक्त प्रजातंत्र का या बहुतंत्र का विकृत रूप लोकतंत्र या भीड़ तंत्र। तो अरस्तु कहते हैं कि जो 6 प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, तो वास्तव में इन संविधानों में परिवर्तन होता है। तो संविधानों में परिवर्तन के साथ साथ जो है श्रेष्ठ नागरिक का सद्गुण भी बदलता है। लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति में जो सद्गुण होता है वो पूर्ण सद्गुण होता है और वह किसी भी रूप में समय, काल, पात्र और संविधान के हिसाब से परिवर्तित नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों के ऊपर किसी न किसी रूप में घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि जो श्रेष्ठ नागरिक होता है उसका जो सद्गुण होता है वो संविधान के साथ बदल जाता है। राजतंत्र के अंतर्गत सद्गुण अलग होता है ना, निरंकुश तंत्र में अलग होता है, कुलीन तंत्र में अलग होता है, धनिक तंत्र में अलग होता है, संयुक्त प्रजातंत्र में अलग होता है, लोकतंत्र या भीड़ तंत्र में अलग होता है। तो संविधान के हिसाब से श्रेष्ठ नागरिक का सद्गुण बदलता रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचना करेंगे। अर्थात अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार हैं इसके अंतर्गत क्या कमियां हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचना को हम 12 बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो एक विद्वान है मैक्सी ने कहा है कि उसका नागरिकता संबंधी दृष्टिकोण मध्यम वर्ग के अभिजात
तंत्रीय शासन से था। ध्यान दें, मैक्सी कहते हैं कि उसका मतलब अरस्तू का, उसका नागरिकता संबंधी दृष्टिकोण, किसका? अरस्तू का। उसका नागरिकता संबंधी दृष्टिकोण मध्यम वर्ग के अभिजात तंत्रीय शासन से था। ये मैक्सी कहते हैं। अब हम अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचना को 12 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला है संकुचित परिभाषा। अरस्तू ने जो नागरिकता की परिभाषा दी है वो बड़ी संकुचित है। क्यों? क्योंकि अरस्तू कहते हैं कि जो मनुष्य न्याय प्रशासन और शासन पदाधिकारी में भागीदार है वही नागरिक है। मतलब जो केवल न्याय प्रशासन में और विधि निर्माण में भाग लेगा केवल वही नागरिक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बेटा राजतंत्र में और कुलीन तंत्र में तो बहुत कम नागरिक होंगे। ठीक है, लोकतंत्र में थोड़ा बहुत संख्या ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन राजतंत्र और कुलीन तंत्र में तो नागरिकों की संख्या ना के बराबर होगी। तो अरस्तू ने नागरिकता की जो परिभाषा दी है बिल्कुल संकुचित दी है, जिसे कि आज किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा है आधुनिक प्रजातंत्र पर लागू न होना, अर्थात अरस्तू की नागरिकता की जो परिभाषा है वो आधुनिक लोकतंत्र पर लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र के अंतर्गत यदि देखा जाए तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत प्रतिनिधियों को चुन करके भेजा जाता है और प्रतिनिधियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा विधि निर्माण का कार्य किया जाता है। लेकिन संपूर्ण जनता विधि निर्माण में भाग नहीं ले सकती है। तीसरा है श्रमिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना। यस, अरस्तू ने कहा है कि जो मनुष्य न्याय प्रशासन और शासन पदाधिकार में भागीदार है वही नागरिक है। तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि अरस्तू ने श्रमिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा है, क्योंकि अरस्तू ने कहा है कि जो श्रमिक व मिस्त्री हैं वो नागरिक नहीं हैं। तो यहाँ पर जो अरस्तू की नागरिकता सिद्धांत की आलोचना की जाती है, हमें कहेंगे कि श्रमिकों को किसी भी रूप में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया है, श्रमिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है, जो कि श्रेष्ठता का प्रतीक नहीं है। आधुनिक समय में हम देखेंगे तो वास्तविक रूप में मजदूर और श्रमिक ही राजनीति में सबसे ज़्यादा भागीदारी अदा करते हैं, विधि निर्माण में सबसे ज़्यादा भागीदारी अदा करते हैं आधुनिक समय में। चौथा है बहुसंख्यक वर्ग है नागरिक। यस, अरस्तू ने नागरिकता का जो अर्थ बताया उससे बात स्पष्ट होती है कि नगर राज्य के ज़्यादातर लोग जो है अनागरिक होंगे, मतलब वो किसी भी रूप में राज्य के नागरिक नहीं होंगे। तो नोट करेंगे बहुसंख्यक वर्ग अनागरिक। बहुसंख्यक वर्ग अनागरिक क्यों है? क्योंकि जो मनुष्य न्याय प्रशासन और शासन पदाधिकारी में भागीदारी है केवल वही नागरिक है। बाकी मैंने आपको बताया है कि स्त्री, बच्चे, विदेशी, दास, श्रमिक व मिस्त्री नागरिक नहीं है। तो एक नगर राज्य की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो नागरिक नहीं हो सकती है, अतः आप कहेंगे कि बहुसंख्यक वर्ग अनागरिक। पाँचवा है बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त। यस, अरस्तू का जो नागरिकता का सिद्धांत है बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े राज्यों के अंतर्गत देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप में शासन किया नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया जा सकता तो प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली को अपनाना होगा, प्रतिनिधियात्मक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाना होगा, और इसके अंतर्गत प्रतिनिधि को चुन करके भेजा जाएगा। तो डेफिनेटली बड़े राज्यों के अंतर्गत सभी व्यक्ति, आप बताइएगा कैसे विधि निर्माण में भाग ले पाएंगे? तो बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त है। छोटे राज्यों के लिए तो श्रेष्ठ है ये, लेकिन बड़े राज्यों में इसको नहीं अपनाया जा सकता है कि भाई जो मनुष्य न्याय प्रशासन और शासन पदाधिकारी में भागीदारी केवल वही नागरिक है, बाकी नागरिक नहीं होंगे, तो बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। छठा है अनेक वर्गों और गुटों का उदय। अरस्तू ने कहा है कि जो मनुष्य न्याय प्रशासन और शासन पदाधिकारी में भागीदार है वही नागरिक है, बाकी नागरिक नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होगा? उस नगर राज्य में अनेक वर्ग और गुटों का उदय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत स्त्री, बच्चे, विदेशी, दास, श्रमिक और मिस्त्री, इनको किसी भी रूप में नागरिकता का अधिकार प्रदान नहीं किया है। सातवां है धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण। अरस्तू ने कहा है, स्पष्ट कहा है कि केवल धनवान व्यक्ति ही नागरिक हो सकते हैं, जिनके पास संपत्ति है केवल वही नागरिक हो सकते हैं, जो धनवान है वो ही न्याय प्रशासन विधि निर्माण में भाग ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अरस्तू का जो ये दृष्टिकोण है, अरस्तू का जो नज़रिया है, अरस्तू का देखने का जो नज़रिया है नागरिकों के प्रति, वो धनिक तंत्र है, क्योंकि केवल धनवान लोग, संपत्तिवान लोग ही नागरिक बन सकते हैं, गरीब लोग नागरिक नहीं बन सकते। तो कितना दकियानुसी, कितना संकुचित विचार था अरस्तू का। ये श्रेष्ठता का प्रतीक नहीं है। आठवां है स्त्रियों को नागरिकता से वंचित करना। यस, अरस्तू ने नागरिकता की परिभाषा देते हुए कहा है कि स्त्रियों को नागरिक नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि अरस्तू का कहना है कि बचपन के अंतर्गत जो बच्ची होती है वो माता पिता के अधीन होती है, इसके बाद जब वो सेवा करने लग जाती है मालिक के अधीन हो जाती है, और शादी हो जाती है तो अपने
पति के अधीन हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा लगता है कि ये मनु की बात को ही स्वीकार कर रहे हैं, मनु की बात कर रहे हैं यहाँ पर अरस्तु, क्योंकि मनु ने भी ये बात कही थी। तो अरस्तु का कहना है कि जो स्त्री होती है वो किसी अन्य के ऊपर निर्भर होती है, और किसी अन्य पर निर्भर होती है तो फिर जो है इसको न्याय प्रशासन में और विधि निर्माण में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, ये अरस्तु ने कहा है। तो कि श्रेष्ठता का प्रतीक नहीं है। आधुनिक समय में आज यदि देखा जाए तो जो है महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेने का जो है अधिकार दिया जा रहा है। 9वां है न्याय और विधि निर्माण का कार्य करने वाले पृथक। आलोचकों का कहना है कि अरस्तु ने तो ये कहा है कि जो न्याय प्रशासन और विधि निर्माण में भाग लेगा वो नागरिक है, लेकिन आलोचक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि न्याय और विधि निर्माण का कार्य करने वाले अलग से होने चाहिए। मतलब न्याय का कार्य करने वाले अलग से हो, विधि निर्माण का कार्य करने वाले अलग से हों। तो आज यदि देखा जाए तो वास्तविक रूप में न्याय का कार्य करने वाले अलग हैं, विधि निर्माण का कार्य करने वाले अलग हैं। तो आलोचकों की इस बात में दम भी है। और 10वां है आंगिक एकता की धारणा के विरुद्ध। ध्यान दें, ये तो 9वां लिख लिया ना, न्याय और विधि निर्माण का कार्य करने वाले पृथक होने चाहिए। अगला है आंगिक एकता की धारणा के विरुद्ध। आंगिक एकता, तो अरस्तु ने कहा है कि भी जैसे जो शरीर होता है तो शरीर के ये अंग हैं। अब शरीर के जो अंग हैं तो वास्तविक रूप में शरीर स्वस्थ तभी रहेगा जबकि इन अंगों की भी सुरक्षा की जाए, इन अंगों को भी सुरक्षित रखा जाए। तो डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ आंगिक एकता की धारणा के आधार पर कहा जा सकता है कि अरस्तु ने भी अपने राज्य के अंग बतलाए हैं, जैसे व्यक्ति, परिवार, ग्राम, ये राज्य के अंग हैं। लेकिन अरस्तु एक तरफ तो ये कह रहा है कि भाई शरीर के अंगों को सुरक्षित रखना ज़रूरी है, तो फिर यहाँ पर राज्य का जो अंग है दास, राज्य का जो अंग है दास, राज्य का जो अंग है महिला, राज्य का अंग है बच्चे, इन सबको नागरिक का अधिकार प्रदान क्यों नहीं किया। इसका मतलब आंगिक एकता, इसको सावयव एकता भी कहते हैं। आंगिक एकता की धारणा की विरुद्ध है। सावयव एकता के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे सावयव का मतलब होता है जीवित शरीर, तो राज्य की तुलना जीवित शरीर से की गई है। तो अरस्तु ने कहा है कि भाई जैसे हमारा जो शरीर होता है, शरीर के अंग होते हैं, वैसे ही राज्य के भी अंग होते हैं। तो राज्य के जो अंग होते हैं उन अंगों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। लेकिन अरस्तु ने महिलाओं को, बच्चों को, दास को जो है उस राज्य रूपी शरीर के महत्वपूर्ण अंग में सम्मिलित नहीं किया और ये कहा कि ये नागरिक नहीं हैं, इनको नागरिक नहीं माना जाना चाहिए, तो ये भी श्रेष्ठता का प्रतीक नहीं है। आलोचकों का कहना है ये। और 11वीं आलोचना है अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों पर जोर। अरस्तु ने अपनी नागरिकता के सिद्धांत के अंतर्गत जो नागरिक हैं उन नागरिकों के कर्तव्यों पर तो जोर दिया है, लेकिन अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया है। तो आलोचकों का कहना है कि नागरिकों के कर्तव्यों की चर्चा की गई है तो नागरिकों के अधिकारों की भी चर्चा अरस्तु को करनी चाहिए थी, जो कि अरस्तु ने चर्चा नहीं की है। और अंतिम 12वीं आलोचना अवकाश और नागरिकता का संबंध। आलोचकों का कहना है कि अरस्तु ने अवकाश और नागरिकता का संबंध स्थापित किया है। अरस्तु ने कहा है कि जो नागरिक हैं वो नागरिक सार्वजनिक कार्यों को अच्छे से कर सकें, सार्वजनिक जीवन के लिए अच्छे से निर्णय ले सकें, इसके लिए नागरिकों को अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। और ये नागरिकों को अवकाश तभी मिलेगा जबकि नागरिकों के घरेलू कार्यों को करने के लिए कोई व्यक्ति हो। इसके लिए अरस्तु ने दास की व्यवस्था की है। इसके आधार पर अरस्तु ने दासता के सिद्धांत का समर्थन भी किया है। मतलब अरस्तु ने कहा है कि नागरिक को समय तभी मिलेगा, अवकाश तभी मिलेगा जबकि उनके घरेलू कार्यों को करने के लिए दास की व्यवस्था की जाए, वो दास रखेंगे। लेकिन आलोचक कहते हैं कि कुछ जरूरी नहीं है। क्या नागरिकों के पास समय बिल्कुल भी नहीं है? और ये कुछ जरूरी नहीं है कि नागरिक को जो समय मिलता है, जो अवकाश मिलता है, उस अवकाश का, उस समय का वो सदुपयोग ही करेंगे, वो सार्वजनिक जीवन के लिए निर्णय ही लेंगे उसमें नहीं। नागरिक निठल्ले रूप में भी जीवन जी सकते हैं, नागरिक विलासिता में जीवन भी जी सकते हैं, और नागरिक इस अवकाश का, इस समय का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जबकि यहाँ आलोचक कह रहे हैं कि क्या जो दास होते हैं, क्या दास को अच्छा जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या केवल नागरिकों को अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या केवल नागरिक ही ऐसे हैं जो कि सार्वजनिक जीवन के लिए जब अवकाश मिलेगा, समय मिलेगा तो ये अच्छे निर्णय ले सकते हैं? वो अपने समय के अंतर्गत ही, अपने कार्यों के अंतर्गत ही थोड़ा सा तीव्रता कर करके, जल्दबाजी कर करके और समय निकाल भी तो सकते हैं।
तो दास की क्या आवश्यकता है। अतः आलोचकों का कहना है कि अवकाश और नागरिकता का जो संबंध है वह संबंध स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो नागरिक हैं वो निठल्ले बन जाएंगे, वो एक प्रकार से विलासिता में जीवन जिएंगे, ऐशो आराम का जीवन जिएंगे। ये श्रेष्ठता का प्रतीक नहीं है। तो कुछ ज़रूरी नहीं कि नागरिकों का अवकाश मिले, समय मिले और इसके लिए दास की व्यवस्था की जाए कि उनके घरेलू कार्यों को दास करे, तब वो अच्छे निर्णय लेंगे। अरे भाई, आधुनिक समय आप देख सकते हैं कितने ऐसे हमारे राजनेता हैं जो कि किसी भी रूप में नौकर नहीं रखते हैं और उसके बावजूद भी अच्छे से अच्छे डिसीजन भी लेते हैं। ठीक है, एक हम कहेंगे कि जब समय का अभाव हो तो आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि भाई नागरिक के पास जो है दास नहीं होंगे तो अच्छा निर्णय ले नहीं पाएगा, या आधुनिक समय में जो मंत्री लोग होते हैं, जो राजनेता लोग होते हैं, उनके पास नौकर नहीं होंगे तो अच्छे निर्णय ले नहीं पाएंगे। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये 12 बिंदुओं के आधार पर आलोचकों ने अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार की आलोचना की है। आप इन 12 बिंदुओं के माध्यम से अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार की आलोचनाओं को समझा सकते हैं। ये 12 बिंदु आप नोट कर लेंगे और ये हो गया अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार के अंतर्गत इसका अभिप्राय, इसके जो है गुण, योग्यताएं और अरस्तु के अनुसार कौन नागरिक नहीं है। इसके बाद उत्तम नागरिक, उत्तम व्यक्ति में समता और नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचना। मैंने नागरिकता संबंधी विचार के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सब की सब बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। कल हम चर्चा करेंगे अरस्तु के नागरिकता संबंधी और प्लेटो के नागरिकता संबंधी विचारों में क्या अंतर है, क्योंकि यहाँ बच्चे कह सकते हैं कि सर आपने प्लेटो के बारे में हमें नागरिकता के संबंध में कुछ बताया नहीं है। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 66, उसके अंतर्गत हम प्लेटो और अरस्तु के नागरिकता के अंतर के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो मुझे विश्वास है आज का जो लेक्चर है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।